अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो स्टूडेंट्स की फरमाइश पर भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। एक नई चीज़ शुरू करवाने जा रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, फ़र्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, तमाम ग्रुप वाले उनके लिए काम की बात है। साइंस ग्रुप MCQs, इंतज़ार था किसी को? हमें तो था, लेकिन चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर लेके चलूँगा और थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो 5-10 मिनट की हो सकती है लंबी, तो ज़रा समझ के कीजिएगा। सिर्फ मकसद ये नहीं होगा कि हम मार्किंग कर लें कि इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर। थोड़ा इस पर भी बात होगी 1-1 मिनट के ये आंसर क्यों, और बाकी ऑप्शन अगर हों सही तो उसका क्वेश्चन क्या है। तो होप यू विल बी विद मी। तो चैप्टर 1 है जिसका नाम था मेजरमेंट्स या फिज़िक्स एंड मेजरमेंट्स। बेसिक चैप्टर है ये नॉलेज के लिए। इसको देखिएगा मेरे साथ। 10 MCQs हैं। हर MCQs में 1-2 जो लर्निंग की होगी वह मैं आपकी मदद कर दूंगा कि ये रटने वाली है या आप रट लें, लेकिन जो समझने वाली है उसमें मेरे साथ रहिएगा। पहले मैं कह रहा था रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएं इसमें कितनी कितनी हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 ये सारी सिग्निफिकेंट हैं, क्योंकि ऑल द नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, 0 बिटवीन एज वेल। सही है। ऑल नंबर्स या डिजिट्स सिग्निफिकेंट। किस बुनियाद पर? कि 0 बिटवीन 2 नॉन-ज़ीरो इज़ सिग्निफिकेंट। ये रूल बन गया कि अगर 2 गिनतियों के दरमियान में एक 0 आ रहा होगा वो काउंट होगा। 1 2 3 4 5, इसका मतलब इसमें पाँचों सिग्निफिकेंट हैं। ओके हो गया। आगे बढ़ें। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ ये है। क्या रूल बना? ज़ीरोज़ टू द लेफ्ट, ज़ीरोज़ टू द लेफ्ट इन नंबर्स विद डेसिमल। और कैसा नंबर? जो 1 से छोटा हो, यानी 0 से शुरू होता हो, 0.0 0.00, तो आर नॉन सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इस बुनियाद पे अब ये नहीं है तो सिर्फ इसमें 1 है। इसी तरह इसमें देखें 1 2 ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका रूल क्या कहता है? एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, एक्सपोनेंशियल और साइंटिफिक नोटेशन में ओनली द कोफिशिएंट पार्ट इज सिग्निफिकेंट। यानी अब ये जो मल्टीप्लाई से पहले लिखा हुआ है ये कोफिशिएंट पार्ट है। सिर्फ इसमें काउंटिंग करें कितने हैं? 2। यानी अब जितनी भी 10 की पावर वाले आपके पास नंबर हों उसमें सिर्फ कोफिशिएंट के नंबर देखेंगे। जैसे एवोगाड्रोस नंबर आपको बता दूं 6.02 एक्सपोनेंट 23, इसमें 1 2 3 3 है। इस तरह और कोई गिनती सोचें 2 एक्सपोनेंट 30, ये मास ऑफ द सन है, इसमें सिर्फ ये वाली सोचें 1 है। तो ये अगर अब आपको समझ में आया तो 512 इसका आंसर बना। ऑप्शन देखें भाई 512 ये रहा। तो ये आपको समझ के करवाया तो देखिए 1 मिनट 1.5 मिनट लग गया ना। विच अमंग द फॉलोइंग इज द सप्लीमेंट्री यूनिट? सप्लीमेंट्री यूनिट एक होता है प्राइमरी या SI यूनिट और एक होता है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट जो हैं ये होते हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो होगा ये 2 डायमेंशनल में होगा और सॉलिड एंगल जो होगा 3 डायमेंशनल, जैसे सिलेंडर वगैरह, क्यूब वगैरह होता है उसमें होगा। अब इसका जो प्लेन एंगल का जो होता है यूनिट वो रेडियन होता है, जिसको रेड करके आप देखेंगे, और जो सॉलिड एंगल का होता है उसका स्टे रेडियन होता है, जिसको आप SR करके देखेंगे। अब आप पहुंच जाएं जल्दी से कि इसमें कौन सा सप्लीमेंट्री यूनिट है। तो सॉलिड एंगल हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट है। मास जो है ये बेस यूनिट या SI यूनिट है,
ये किलोग्राम में होता है। टाइम जो है बेस या एसआई यूनिट है, ये सेकंड में होता है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी या ल्यूमिनसिटी ये कैंडेला में, ये भी एसआई यूनिट होता है जो कैंडेला में होता है। ये देखें, आपको मैंने नॉलेज दे दी तो देखा कितना, सिर्फ टिक नहीं लगाया, इजाफी एमसीक्यूज़ जो आ सकती हैं वो भी आपको बताया। सही हो गया बात। अच्छा, अब 2 के साथ 3 खुद ही कवर कर लें। द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। सेकंड टाइम का है, किलोग्राम मास का है, कैंडेला ये आ गया आपका ल्यूमिनोसिटी का है, या कुछ टीचर कहेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो देखिए इसमें 1 मिनट इसमें भी अगर लगा दिया तो ज़ाया नहीं गया। सेकंड, किलोग्राम सब अपने अपने यूनिट भी हैं, यानी कि वो बाकी ऑप्शन जो उस पर भी गौर करें कि ये अगर ऑप्शन सही होते तो इसका क्वेश्चन क्या होता है। चौथे में वो कह रहा है कि ऐसा यूनिट बताएं, ऐसी क्वांटिटी बताएं जो हर सिस्टम में एक है, कॉमन, सब में एक है, कॉमन, और वो है टाइम। सर कैसे? एसआई यूनिट सेकंड, सीजीएस यूनिट सेकंड, एफपीएस ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम सेकंड, और भी आपको कोई सिस्टम का पता हो, एमकेएसए सिस्टम सेकंड। तो टाइम वाहिद एक ऐसा क्वांटिटी है जो हर सिस्टम में एक रहेगा सेकंड के साथ, वरना मास का किलोग्राम हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, अलग अलग एसआई में या एमकेएस में, और ये सीजीएस में देखिए अलग हो गया। लेंथ का मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, अलग अलग हो गया देखिए एसआई में और सीजीएस में। टेम्परेचर का केल्विन हो जाएगा एसआई यूनिट में, वरना इसके सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट भी हैं। इसके लिए वो नहीं बोला जाता कि ये सीजीएस सिस्टम में या किस में, केल्विन एसआई सिस्टम है, बाकी दोनों यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर हैं। तो देखिए इसका जवाब तो टाइम था, लेकिन बाकी भी बता रहा हूँ मैं आपको। रैंडम एरर्स कैन बी एलिमिनेटेड बाई। अच्छा, अब देखो ये जो ऐसी एमसीक्यू होती है ना, ये लर्निंग होती है, क्योंकि ये थ्योरी की समझिए कोई डेफिनेशन है, ये स्टेटमेंट है। रैंडम एरर्स को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी रेक्टिफाई कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, उससे जान छुड़ा सकते हैं। किस तरह? एक से ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस लेकर और उसका मीन निकाल कर, एवरेज निकाल कर। तो ऑप्शन ढूंढे भाई, ये रहा, टेकिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड देयर मीन। मीन का मतलब एवरेज निकालने, जैसे होता है पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू प्लस तीसरी वैल्यू और डिवाइडेड बाई 3। तो ये एक डेविएशन और एरर से बच के आप सिर्फ अनसर्टेनिटी यानी एक्यूरेसी की तरफ आ जाएंगे। तो ये हो गया आपके सामने 5वां। सिस्टमैटिक एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये तो 9-10 के बच्चे को ही पता हो, क्योंकि सिस्टमैटिक एरर को आप इंस्ट्रूमेंटल एरर भी बोल सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर, जैसे इंस्ट्रूमेंट होता है वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, स्टॉप वॉच, ये तो इसमें आप पॉजिटिव एरर भी हो सकती है, नेगेटिव भी। वेइंग मशीन क्या होता है, कभी वो कांटा आगे चला जाए, कभी पीछे हो जाए, ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सिस्टमैटिक एरर ऑल्सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आसान एमसीक्यूज आ गई थ्योरी वाली। सेवेंथ में आ गया डायमेंशन का मामला। डायमेंशन आप लोगों ने पढ़ी है भाई मेरे साथ? नहीं पढ़ी है तो सर से कहें ना लेक्चर लगा दें चैप्टर 1 का। डायमेंशंस या डायमेंशनल फॉर्मूला, अब लिखा हुआ है MLT-2 कि ये किसका फॉर्मूला है। अब इसका तरीका ये है कि आपको डायमेंशन निकालने आती हो तब आप बता सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट जिसको लेंथ कहते हैं, इसकी डायमेंशन सिर्फ L होती है, सही है। फोर्स जो है वो आपकी MA है, F = MA।
तो मास की डायमेंशन m है और a की डायमेंशन LT-2 है, क्योंकि एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की L/T और टाइम का एक और t, तो L/T², क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का L हो गया और टाइम का t हो गया। प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया, चैप्टर 6 में आप मेरे साथ पढ़िएगा। अब फोर्स का जो निकाला हुआ है आपने वो रख दें mLT-2 और एरिया का लेंथ इंटू ब्रेड, तो L इंटू L² तो ये L से गया आपका L², तो ये हो गया जनाब mL-1T-2 प्रेशर का। सही है भाई। आगे क्या बचा? स्ट्रेन तो एक रेशो है हैविंग नो डायमेंशन। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है तो भी नो डायमेंशन, क्योंकि रेशो हो गया L/L से कट के नो डायमेंशन। इससे ये सीखा कि कुछ क्वांटिटीज़ फिजिकल ऐसी होती हैं जिनकी डायमेंशन ना हो। अगर ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है तो भी नो डायमेंशन, क्योंकि मीटर क्यूब अपॉन मीटर क्यूब, L³ अपॉन L³, तो क्या हुआ? नो डायमेंशन। तो अब उन्होंने क्या पूछा था? mLT-2, तो ये आ गया इसका ऑप्शन फोर्स। तो देख रहे हैं मैं दूसरे स्टाइल से MCQs करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप A और A1 वाले बच्चे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वर्ड टू वर्ड आ जाए, इसके इफ्स एंड बट्स भी करेंगे। अच्छा ये तो इसका आंसर है, बाकी की डायमेंशन है क्या, निकालते कैसे हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, थोड़ा टाइम भले लगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम डायमेंशन? दो जोड़े दिए हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें डायमेंशन सेम किसकी है। अब सरफेस टेंशन और फोर्स इसकी सेम नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि फोर्स F है और सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ है। तो जब F से ज़्यादा कम हो गया तो लाजमी हो गया सरफेस टेंशन की जो है डायमेंशन ही अलग होगी। फोर्स की वहाँ से उठा लें mLT-2 या यहाँ से, और नीचे एक और L आ जाएगा तो LL कट जाएगा। स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट इसकी भी एक नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक हीट में क्या क्या आ जाता है भाई? डेल्टा Q = mc डेल्टा T। इसमें देखिए मास भी आता है, लेटेंट हीट में मास नहीं आता। हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन H और C स्पेसिफिक हीट। अब देखिए इसमें मास का फ़र्क है, तो इसका मतलब है इसके भी डायमेंशन सेम नहीं होंगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क होता है फोर्स इंटू मोमेंट आर्म, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा ये चैप्टर 5 में इस साल के हमारे सेशन में है, इंशाल्लाह चैप्टर 5 के साथ होगा। ये 4 में, सॉरी 4 एंगुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। 5 तो वर्क एनर्जी वाला है, चैप्टर नंबर 4 में आएगा ये। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², यानी मास और रेडियस या डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अब इसका निकालेंगे तो mL² आ जाएगा। इम्पल्स और मोमेंटम सेम चीज़ होती है, चैप्टर नंबर 3। इम्पल्स जो है जे चेंज इन मोमेंटम है, और मोमेंटम खुद मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी। ये ऑप्शन आ गया, क्योंकि इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज का मतलब मोमेंटम माइनस मोमेंटम, मोमेंटम तो रहेगा ना भाई वैल्यू में मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। अगर F आ भी गया इनिशियल माइनस फाइनल का तो 0 थोड़ी होगा। तो इससे पता चला कि ये सेम डायमेंशन रखता है। तो इम्पल्स एंड मोमेंटम। डिपेंडेंट वेरिएबल, दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। जो आप एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्योंकि ज़मीन होगी तो दीवार खड़ी होगी ना बेटा, तो इंडिपेंडेंट हो गई ज़मीन। और वाई एक्सिस जो होता है वो डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ के लिए होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कभी आपसे कोई पूछे तो ये है इफ़ेक्ट, और डिपेंडेंट पूछे तो वो है कॉज और इफ़ेक्ट। कॉज और इफ़ेक्ट, असर और उसका रद्द अमल, असर और उसका रद्द अमल। तो ये हो गया कॉज और फिर इफ़ेक्ट, यानी इसका यहाँ पे ये आया, क्योंकि उन्होंने कौन सा पूछा है? डिपेंडेंट। और कर रहे हैं डिपेंडेंट पूछा है, तो डिपेंडेंट हो गया आपका इफ़ेक्ट। इंडिपेंडेंट पूछता तो वो कॉज हो जाता। कॉज वजह है तो उसकी काउंटर चीज़ आएगी ना। दोनों बता दिए कि कॉज कब होता है। कॉज एंड इफेक्ट दोनों बैक वक्त हो नहीं सकता। रीज़न ये तो एक सिर्फ डॉज दे रहा है कि ये कौन सा टॉपिक है।
डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम दैट ऑफ, काइनेटिक एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ वर्क, तो इसके वर्क, क्योंकि एनर्जी होती है तो वर्क करता हूँ, एनर्जी होती है तो वर्क करता हूँ, ऐसी बात है। तो इसका मतलब है कि वर्क वाले यूनिट्स होंगे एनर्जी को। बता भी दूँ क्या होते हैं। वर्क होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की अभी बताई हुई थी mL/t-2, और डिस्प्लेसमेंट की एक और एल आ गया, तो इसका मतलब इसका हो गया mL²t-2, एल और एल मल्टीप्लाई। डायमेंशन एक जैसी हो दो दफ़ा तो मल्टीप्लाई डिवाइड होकर सिंप्लीफाई होती हैं। एक्सेलरेशन की डायमेंशन L/t-2 होती है, वेलोसिटी की L/t होती, L/t-1 यानी कि L/t होता है, इसको आप देख सकते हैं L/t² होता है, और फोर्स का तो इतनी दफ़ा आ गया। तो इसका मतलब हुआ डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी या कोई भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी हैज़ सेम यूनिट्स दैट ऑफ वर्क। तो ये 10 MCQs थी चैप्टर 1 की। अभी आप लोग फैसला कीजिएगा कि ये MCQs कैसे करा रहे हैं भाई सर जवाब, ये तो हमारा टाइम ख़राब कर देंगे पूरा। आपके ऊपर है कमेंट्स देना और अपनी राय कायम करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर की MCQs और न्यूमेरिकल्स और थ्योरी लेक्चर इंशाल्लाह आते रहेंगे। सेहत और ज़िंदगी के साथ है ये मामला। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।